नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है आज से यानी कि 20 अप्रैल से हम रीजनिंग का नया स्पेशल सेशन लेकर आने वाले हैं। साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपको शुरुआती 2 मिनट में आपको इस सेशन की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। साथियों, यह सेशन हमारा 30 दिनों तक चलने वाला है। साथियों, 30 दिन के इस सेशन में मैं आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। इस सेशन में प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के रूप में देखने वाले हैं। तो साथियों, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि यह सेशन आपके लिए निश्चित ही बहुउपयोगी साबित होने वाला है। समय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, इस सेशन को हम जानते हैं। तो साथियों, अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। साथियों, इस लैंग्वेज के एग्जाम में हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 29 के साथ में तारीख लगा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 29 के साथ में फरवरी लगा होगा। लेकिन हम जल्दीबाजी करके हम न तो तारीख को देखते हैं न फरवरी को देखते हैं, हम 29 को देखकर आंसर दे देते हैं और 29 को देखकर हमारा तुरंत आंसर हो जाता है 97, जो कि आंसर इस क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार रहेगी। आप 400 वर्षों की बात मत करो, आप एक वर्ष की बात करो। एक वर्ष में आप मुझे यह बता दीजिएगा कितने माह होते हैं। 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अब एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 29 तारीख तो हर माह में एक बार आती है, लेकिन पूरे 12 महीने में आए नहीं आए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि अगर हम फरवरी के माह को छोड़ दें तो बाकी 29 तारीख हमें हर माह में दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार तो आनी ही आनी है। 11 बार तो आनी ही आनी है। अब हमें यह देखना है कि सर फरवरी में 29 तारीख कब आती है, तो वो पहले से क्लियर है कि अगर कोई वर्ष अधिवर्ष होगा तो इसमें फरवरी 29 तारीख के रूप में देखने को मिल जाएगी, और नहीं है तो फिर फिक्स है कि वो वर्ष साधारण वर्ष होगा और उसके अंतर्गत हमें फरवरी जो है वो 28 दिन की देखने को मिलेगी। तो एक बार के लिए हम सभी 400 वर्षों को अपन ये तो मान सकते हैं कि एक वर्ष में 11 बार आ रही है, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी। तो 400 इंटू आप 11 कर दीजिएगा, आपका आंसर 4400 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। अब इसके बाद में हमें यह देखना है कि क्या इन 400 वर्षों में कोई अधिवर्ष भी आता है। तो हमें पता है 400 वर्षों में अधिवर्ष कितने आते हैं, 97 आते हैं। और एक अधिवर्ष के अंतर्गत जो फरवरी आती है वो 29 दिन की होती है। तो एक अधिवर्ष में फरवरी 29 दिन की आ रही है तो 97 में कितनी हो जाएगी, 97 हो जाएगी। और जब इसमें हम 97 काउंट करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4497। तो इसका आंसर क्या होगा, 4497 न कि 97। अगर इस क्वेश्चन में हमारे साथ में 29 तारीख के साथ में 29 फरवरी लगा होता तो फिर हमारा आंसर 97 बिल्कुल राइट होता, क्योंकि 29 फरवरी केवल केवल किस वर्ष में आती है, अधिवर्ष में आती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर का है, शब्दों का तार्किक क्रम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें 4 से 5 शब्द दिए गए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पे दिए गए। इन शब्दों को हमें कुछ शर्तों के अकॉर्डिंग जमाना होता है। आइए जानते हैं वो शर्त क्या क्या हो सकती है। इन शब्दों को हमें या तो किसी प्रक्रिया के आधार पर जमाना होता है, एक प्रोसेस होती है उसके आधार पर जमाना होता है, या इस शब्द को हमें किसी कार्यकाल के आधार पर जमाना होता है। इन्हीं शब्दों को हमें या किसी आयु के आधार पर जमाना हो सकता है, इन्हीं शब्दों को हमें किसी पद के आधार पर जमाना हो सकता है, इन्हीं शब्दों को हमें किसी रंग के आधार पर व्यवस्थित करना हो सकता है, इन्हीं शब्दों को हमें किसी दूरी के आधार पर व्यवस्थित करना हो सकता है, और इन्हीं शब्दों को हमें किसी आकार के आधार पर व्यवस्थित करना हो सकता है। ये सारी चीजें उससे होती है जिनमें से कोई ना कोई एक लॉजिक इन क्वेश्चन में लगता है। आइए जानते हैं, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शब्द कौन कौन से हैं, एक स्वर्ण जयंती है, एक रजत जयंती है, एक वर्षगांठ है, एक शताब्दी समारोह है और एक हीरक जयंती है। इनमें से हमें यह बताना है कि सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। इसका मतलब आप एक क्रम याद रखो। इसी
चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन शब्दों को हमें हमेशा आरोही क्रम में जमाना होता है, और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो आइए जानते हैं, इनका हमें अर्थ पता होगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं स्वर्ण जयंती, इसको हम बोलते हैं गोल्डन जुबली, लेकिन स्वर्ण जयंती किसे कहते हैं यह हमें पता होना चाहिए। तो 50 वर्षों की जो समयावधि होती है उसको स्वर्ण जयंती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रजत जयंती। रजत जयंती में कितने होते हैं? तो ध्यान रखना, रजत जयंती में 25 वर्षों की समयावधि होती है। वर्षगांठ 1 वर्ष की समयावधि होती है। शताब्दी समारोह 100 वर्ष की समयावधि होती है, और हीरक जयंती 60 वर्षों की समयावधि होती है। अब जैसे हमने ये समयावधि लिखी उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप क्लियर हो गया। आइए जानते हैं सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर। छोटे से बड़ी की ओर देखा, सबसे पहले 1, 25, 50, 100 और 60 में से पहले कौन आएगा? तो हमारा 3 नंबर सबसे पहले आएगा। और या तो आप ऑप्शन में देख लो 3 नंबर, हाँ 3 नंबर यहां दिखाई दे रहा है, 3 नंबर यहां दिखा, तो दोनों क्वेश्चन को इनको तो काट दो कि ये तुम्हारे आंसर होंगे। इसके बाद में हमने अगला देखा तो 1 के बाद में 25 आएगा, 50 आएगा, 100 आएगा, 60 आएगा, 25 आएगा। 25 के नंबर कितने हैं? 2। तो इसके अंतर्गत देखो ऑप्शन में 2 कहीं पे आ रहा है, यहां आ रहा है, तो अपने आप हमारा आंसर ये राइट हो जाएगा। और अगर इसको पूरी तरह से जमाते हैं तो इसके बाद में देख लो, तीसरे नंबर पे 1 आ जाएगा, और चौथे नंबर पे 5 वाला आ जाएगा, और इधर 5वें नंबर पे 4 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया 321 जो कि हमने पहले से क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन है आपके रक्त संबंध से, बोले तो ब्लड रिलेशन से। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अमित ने क्या कहा? वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। उस महिला का अमित से क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए पत्नी, बी भतीजी, सी भाई और डी बहन। आइए साथियों, ये ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हें हमें किस प्रकार हल करना चाहिए, इसमें 3 बातें आप ध्यान रखिएगा। बाकी ब्लड रिलेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। 3 कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आपको इसमें ध्यान रखना पीढ़ी का। किसका ध्यान रखना है? पीढ़ी का। हमें जनरेशन का पता होना चाहिए कि एक ही जनरेशन में कौन कौन आते हैं, एक पीढ़ी में कौन कौन आते हैं। तो आइए जानते हैं एक पीढ़ी में कौन कौन आते हैं, इस चीज को अपन देखते हैं। ध्यान रखना, एक पीढ़ी में अगर कोई आता है तो वो होता है या तो भाई, और भाई के साथ होती है बहन, या तो भाई बहन साथ आ सकते हैं, या फिर आएंगे यहाँ पे पति, और पति के साथ में आती है पत्नी। ध्यान रखना, एक पीढ़ी में भाई बहन या पति पत्नी आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता। आप कहेंगे सर हमारे माता पिता, वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे दादा दादी वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर है, हमारे पुत्र पुत्री 1 पीढ़ी नीचे, पोते पोती 2 पीढ़ी नीचे। तो हमारी पीढ़ी में कौन आएंगे? और आप खुद भी देखिएगा, हमारी पीढ़ी में या तो हमारा भाई आता है, या हमारी बहन, या फिर पति पत्नी होते हैं। पति पत्नी में आपने देखा होगा कि एज का डिफरेंस होता है, लेकिन कभी भी जनरेशन डिफरेंस नहीं होता है। तो यही हमें देखना है कि भाई बहन और पति पत्नी ये एक पीढ़ी में आ सकते हैं। हाँ, भाई चचेरा, पुपेरा, मौसेरा, ममेरा कोई सा भी हो सकता है, बहन भी वही चचेरी, पुपेरी, मौसेरी, ममेरी कोई सी भी हो सकती है, और पति पत्नी जो होते हैं, जो होते ही है ना, ये ध्यान रखना। तो एक पीढ़ी में भाई बहन और पति पत्नी आ सकते हैं। जब किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य या तो भाई बहन या पति पत्नी का संबंध होता हो तो हमें उन दोनों व्यक्तियों को हमेशा दर्शाना होता है एक लाइन से, और वो लाइन कौन सी होगी? तो उसको अपन बोलते हैं आडी लाइन। आडी लाइन कैसे? जैसे कि मान लो एक बात कह दी जाती है हमें कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब इसका हमें डायग्राम बनाना है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? बताइए, बहन किसकी होती है? या तो भाई की या बहन की। और भाई और बहन दोनों एक ही पीढ़ी के होते हैं, बिल्कुल एक पीढ़ी के होते हैं। और एक पीढ़ी के होते हैं जिसको अपन, जब कोई 2 व्यक्ति समान पीढ़ी के होते हैं तो अब उन्हें हम आडी लाइन पर दर्शाते हैं। और आडी लाइन पर दर्शाएंगे तो कह रहा है ए बी की बहन है, तो इधर हम लिख देंगे ए और इधर लिख देंगे हम बी। अब हमें बताना है बहन कौन है, तो इसका आगे अपन देखेंगे बहन भाई के बारे में भी हमें कुछ चेंजेस करने यहाँ पे। तो इसका डायग्राम ये हो गया। जब 2 व्यक्तियों के मध्य पीढ़ी का अंतराल आ जाता है, जैसे कह दिया जाता है ए बी के पिता है। अब ए बी के पिता है तो हमें पता है पिता किसके होते हैं, या तो पुत्र के या पुत्री के। तो इसमें एक पीढ़ी का अंतराल आ गया, और जब पीढ़ी का अंतराल आ जाता है तो उनको हम दर्शाते हैं खड़ी लाइन से। तो ब्लड रिलेशन ही क्वेश्चन हल करने के लिए हमें 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले पीढ़ी की बात याद रखनी है। सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति का अगर क्वेश्चन में जेंडर पता चल रहा है, और जेंडर किसी व्यक्ति का पुरुष के रूप में आया तो उसके आगे हम प्लस लगा देंगे, और महिला के रूप में आया तो उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। ये आपको ध्यान रखना है।
और तीसरा जो रूल आता है वो ये आता है, आपने कहा कि एक पीढ़ी में या तो भाई बहन आ सकते हैं या पति पत्नी आ सकते हैं। अब हम कब उनको भाई बहन समझेंगे और कब उनको हम पति पत्नी समझेंगे, क्योंकि दोनों ही एक पीढ़ी में आ रहे हैं। इधर भी एक जेंडर पुरुष एक महिला, इधर भी एक पुरुष एक महिला, तो सेम जेंडर आ रहे हैं दोनों पीढ़ियों के अंदर, तो हम किस प्रकार इनमें भेद कर पाएंगे। तो मैंने बताया था कि तीसरा रूल ऐसा होता है जब किसी दो व्यक्तियों के मध्य पति पत्नी का संबंध आ जाता है तो उन्हें हमें एक राउंड के रूप में दर्शाना होगा, एक गोले के रूप में दर्शाना होगा। आइए साथियों, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा हमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना जो व्यक्ति कह रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति परिचय करा रहा है, उसी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ कह कौन रहा? अमित, तो अमित से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो एक है ना महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा तो पहले हम अमित को लिखेंगे, चलो ठीक है। अब अमित क्या कह रहा है वो आगे आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। देखो अमित ने कहा वह कौन? वो महिला, मेरी पत्नी। अब बताओ अमित की पत्नी किधर आएगी? अमित की पत्नी इसकी पीढ़ी की होगी और इसकी पीढ़ी की होगी, तो इधर लिख देंगे, पत्नी का नाम नहीं है तो माइनस लगा दो, पत्नी हो गई। लेकिन अभी ये भाई बहन कहला रहे हैं, अगर इनको पति पत्नी के रूप में आपको दर्शाना है तो इनको हमें राउंड में बिठाना पड़ेगा, और ये राउंड होते हम समझ जाएंगे कि अमित और ये इसकी क्या है? पत्नी है। और जब राउंड नहीं करते तो दोनों आपस में भाई बहन कहलाते। चलो ठीक है, इसने कहा वह मेरी पत्नी, हाँ अमित की पत्नी बना दी। पत्नी के पति, हाँ पत्नी के पति वापस अमित हो गया। की बहन है, और की बहन है तो अमित की बहन है, और अमित की बहन का नाम पता नहीं है, इसलिए यहां पर अपन क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का बस इतना सा डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम के आधार पर आप आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि उस महिला का अमित से क्या संबंध होगा। उस महिला का अमित से क्या संबंध होगा? ध्यान रखना, जब भी ये संबंध पूछे तो आपको एक चीज अपनानी है यहाँ पे कि ये दूसरा व्यक्ति है, ये पहले व्यक्ति को क्या कहेगा, इस डायग्राम में क्या कह रहा है वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है? अमित है, और अमित उस महिला को क्या कहेगा? अमित यहाँ पे है और वो महिला यहाँ पे है, यहाँ लिख देते हैं कि ये कौन है? वो महिला है जिस पर डायग्राम जाकर समाप्त हुआ। और अमित इस महिला को क्या कहेगा? तो ध्यान, अमित इसको कहेगा बहन, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब देखो साथियों यहाँ ऑप्शन में भाई भी दिखाई दे रहा है, और अधिकतर विद्यार्थियों को इस चीज की नॉलेज नहीं होती, तो कई जगह हम भाई भी लगा कर आ जाते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना उस महिला का अमित से क्या संबंध है। तो हमेशा सेकंड पर्सन को देखो, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कहेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ आजकल के एग्जाम के अंतर्गत विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा सिरदर्द अगर कोई चैप्टर बना हुआ है तो वो चैप्टर है कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा। साथ ही 30 दिन के सेशन में हम इन पर भी बहुत गहनता से चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं, एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने कि एक स्टेटमेंट है कथन, है ना, और उस कथन की कुछ हमें कार्यवाहियां दी जा रही है, और कार्यवाहियां कौन सी कर सकते हैं वो हमें देखना। तो देखते हैं, आजकल बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, जो बड़ों के लिए समस्या बनी होती है। साथ ही एक चीज आप ध्यान रखना, जब जब क्वेश्चन कथन और कार्यवाही का आएगा तो वहां कथन के रूप में हमें एक समस्या ही मिलेगी। कार्यवाही किसकी होती है? जब कोई समस्या आती है। तो यहाँ कुछ भी आपको समस्या मिल सकती है और उस समस्या पर आपको एक्शन लेना है, उसी को अपन कार्यवाही कहेंगे। तो आइए जानते हैं, ये कह रहा है आजकल के बच्चे शाम को पढ़ने के बजाय टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, जो बड़ों के लिए समस्या बनी हुई है। तो इसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तो कार्यवाही नंबर 1 क्या है? तो कार्यवाही फर्स्ट कहती है, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी बंद रखे। ये कार्यवाही उपयुक्त होगी? चलो ठीक है, देखते हैं बाद में। अगला है, जो बच्चे इन कार्यक्रमों को देखने के लिए जिद करते हैं उन्हें मारना चाहिए। नहीं साथियों, ये बात तो बिल्कुल भी सटीक नहीं है कि हाँ कि वो जिद कर रहे हैं तो मारना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो दूसरी कार्यवाही तो किसी भी तरह से सही नहीं होगी। और विचार करते हैं पहली कार्यवाही सही होगी या गलत होगी। तो इसने कहा माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के समय टीवी बंद रखें। हाँ, ये कार्यवाही बिल्कुल सत्य है। स्टूडेंट को या छोटे बच्चों को माहौल से ही आपको पता होगा कुछ क्रिया करने को मिलती है। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि बच्चा घर में रहता है लेकिन कभी भी उसके मन में यह नहीं आता है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन जैसे उसी गली के अंतर्गत आइसक्रीम वाला आता है और आइसक्रीम वाला आते ही घंटी बजाई और बच्चे ने तुरंत स्टार्ट कर दिया था कि अब आइसक्रीम खाना है। क्यों? क्योंकि इसको माहौल मिल चुका है।
ऐसा ही होता है कि जब बच्चा घर पे बैठा है, आराम से बैठा है, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और आपने टीवी चलाई तो उसको माहौल मिल गया, और सीधी सी बात है, पे टीवी का माहौल मिल गया तो पढ़ाई की तुलना में किसको पहले पसंद रखेगा? टीवी को रखेगा। तो ये तो हमें सोचना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए जो कार्यवाही फर्स्ट है वो बिल्कुल निहित है। और अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यदि केवल कार्यवाही एक सही है तो आप इसका आंसर ए लगाओ, और यही हमारा आंसर होने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम इन 30 दिनों के सेशन के अंतर्गत जानने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड, है ना। यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और पूरब को उत्तर पूरब, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन के अंतर्गत भी आप शॉर्ट ट्रिक मेथड से तुरंत आंसर दे सकते हो। कैसे? आइए जानते हैं। आप इतना सा पता कर लीजिएगा, इसमें केवल फर्स्ट लाइन को देखना आपको, और फर्स्ट लाइन क्या कह रही है तो देखिएगा, दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है। फर्स्ट लाइन कही जा रही है आपको कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है। बस दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है, इसके मध्य का आप डिफरेंस देख लो, वही हमें आंसर देख के जाएगा। तो दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है। अब आगे की लाइनें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पूछा रहा है कि उत्तर को आप क्या कहेंगे। तो आप इनके मध्य का एक डिफरेंस देख लो कि दक्षिण पूरब और पूरब के मध्य का डिफरेंस क्या है, इनके मध्य रिलेशन क्या है, इस चीज का पता कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं, हम एक बार के लिए डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सब जानते हो कि ऊपर वाली जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण आ जाएगी, दाईं तरफ की बात करेंगे तो पूरब दिशा आ जाएगी, बाईं तरफ की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा आ जाएगी। चलो ठीक है। अब इसके बाद में 4 संयुक्त दिशाएं भी होती है, और 4 जो संयुक्त दिशाएं होती है वो कौन कौन सी होती है? इधर अगर हम बात करेंगे तो वो उत्तर पूरब हो जाएगी, इधर हम बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, इधर हम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और इधर हम देखते हैं तो दक्षिण पूरब हो जाती है। चलो ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाता है। दक्षिण पूरब से पूरब कैसे हो गया, ये चीज आप समझिएगा। दक्षिण पूरब यहां पे है और पूरब यहां पे है, डिफरेंस है आपके बीच में केवल। अब जा कहां से कहां रहे हो? अब दक्षिण पूरब से पूरब की ओर जा रहे हो, तो जहां से आप जाते हो वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और जिस पे जाकर रुकना वहां जाकर आपको ऐसा एरो लगा देना है। तो सबसे पहले देखो, ये एरो किसको दर्शा रहा है? ये घड़ी की दिशा को दर्शा रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा को दर्शा रहा है? तो हमने देखा ये तो एंटी क्लॉकवाइज को दर्शा रहा है। तो पहला रिलेशन तो आ गया कि इनके मध्य जो रिलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज का है, लेकिन कितने डिग्री का है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये इनके मध्य जो सब डिफरेंस है ना, ये सब है 45-45 डिग्री के। तो इनके मध्य जो डिफरेंस, दक्षिण पूरब को आप पूरब करो, ये मात्र 45 डिग्री का डिफरेंस है। तो आप यहां लिख दीजिएगा 45 डिग्री। अब जब इन दोनों के बीच में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का रिलेशन आ रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि उत्तर का हम क्या कहेंगे। तो कुछ भी नहीं करना साथियों, आपको उत्तर दिशा से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाना, आपका आंसर आ जाएगा। ये रही उत्तर दिशा। उत्तर दिशा इधर चलेंगे तो घड़ी की दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना। इधर चलेंगे कितना डिग्री चलना है? तो यहां से 45 डिग्री चलना है। ये 45 डिग्री चले और आपका आंसर आ गया उत्तर पश्चिम, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है। ये आपको तो कितनी भी लाइनें दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस केवल फर्स्ट लाइन देखनी है, और फर्स्ट लाइन में दोनों के मध्य डिफरेंस क्या उसको चयन करो, और लास्ट में जिसके बारे में पूछा रहा वो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घड़ी से, है ना। क्वेश्चन कहा जा रहा है घड़ी में 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 3:30 पर। साथियों, ऐसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना, आइए जानते हैं। एक बार के लिए मैं आपको घड़ी बनाकर बता देता हूं, इसके अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है साहब, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि घड़ी से रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो घड़ी है, इस घड़ी के अंतर्गत हमें कुछ डायल अंक दे रहे हैं, क्या होते हैं? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, डायल अंक 7, 8, ये 10 और ये 11। ठीक है। अब यहां आपको समय दर्शाना 3:30 का, 3:30 का समय दर्शाना है। तो साथ में आपको ध्यान रखना, मिनट की जो सुई रहेगी वो आपकी रहेगी 6 के ऊपर। कहां पर रहेगी? 6 पर। और जो घंटे की सुई रहेगी वो रहेगी 3 और 4 के बीचों बीच रहेगी, बिल्कुल बीचों बीच रहेगी, क्योंकि 3:30 का समय हो रहा है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि बताइए कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा।
तो आप एक चीज तो ऐसा है कि बिल्कुल बेसिक से भी आप बता सकते हो, और बेसिक से नहीं तो अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आइए जानते हैं बेसिक से कैसे देखना है। ये जो पूरी घड़ी होती है ये होती है 360 डिग्री की, और 360 डिग्री में जो ये स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इन स्पेस की अगर संख्या की हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुल 12 स्पेस होते हैं। और 12 स्पेस का जब 360 में हम भाग देंगे तो प्रत्येक स्पेस का मान निकल के आ जाएगा, और 12 स्पेस का भाग दिया तो 12 तिया 36, आगे 0 आ गया। मतलब जो हर स्पेस है ये कितने डिग्री का है बोलो, 30 डिग्री का है। तो आइए जानते हैं जहां हमारी सुइयां है उनके मध्य कितने कितने डिग्री कोण बनेगा, ये हमें देखते हैं। पहले तो 6 से 5 ये पूरा 30 डिग्री का हो गया, 5 से 4 अगर हम देखते हैं तो ये 30 डिग्री का और हो गया, और 4 से अगर ये घंटे की सुई फिक्स 3 पे होती तो हमें 30 डिग्री और मिल जाते हैं, लेकिन घंटे की सुई है बिल्कुल बीचों बीच, और बिल्कुल बीचों बीच है तो यहां से यहां तक हमें कितना डिग्री मिलेगा, 15। तो 30 30 60 और 15 हमारा आंसर कितना हो जाता है, 75 डिग्री हो जाता है। बताओ 75 डिग्री में ऑप्शन में मिल रहा है बिल्कुल, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथियों ये बेसिक था, हम इसको बिल्कुल एक शॉर्ट मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और ट्रिक क्या है आइए जानते हैं। इस क्वेश्चन की ट्रिक है मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। ये ट्रिक हमें याद रखनी होगी। मिनट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 3:30, आवर हमें घंटे दे रखे हैं 3 बजकर, तो ये घंटे कहलाते हैं, और बाकी 30 और 11/2 सूत्र में है। आइए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना, वो देखते हैं। हम देखते हैं मिनट कितनी है, 30 है, ये 30 लिख दिया, इंटू 11/2 कर दिया, एच कितना है 3 इंटू क्या कर दिया 30 कर दिया, 2 से काटा तो 15 बार, और 11 इंटू 3 किया, 11 इंटू 15 किया तो हमारा आंसर आ गया 165, और 3 इंटू 3 किया तो 9, आगे 0, और 165 में से 90 जाते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि कितना डिग्री बचता है, 75, जो कि हमने पहले से आंसर लगा दिया। तो अब इससे रिलेटेड कोण से रिलेटेड दोनों सुइयों के बीच में कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, बस आप एक ट्रिक फॉलो करो, मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की और 145 दिनों के बाद मंगलवार को वापस लौटा, तो बताइए मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। साथ ही क्वेश्चन क्या पूछा रहा, मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की, मनीष ने यात्रा कब प्रारंभ की हमें पता नहीं है, यात्रा प्रारंभ कब की हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि यात्रा करके वो मंगलवार के दिन लौटता है, मतलब यात्रा पूरी कब करता है ये हमें पता है, और ये हमें क्या पता है, तो हमें बताया गया कि यात्रा पूरी करता है वो मंगलवार के दिन, मतलब इस दिन वो गया था और मंगलवार के दिन वापस आ गया था। और जाने की और आने की जो अवधि के बीच का जो डिफरेंस है वो है 145 दिन का। कितने दिन का है, 145 दिनों का डिफरेंस है साथियों, 145 दिनों का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस आपका 145 दिनों का है, तो बस 145 दिनों का डिफरेंस आप पता कर लो, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हुआ मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस 145 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। 7 का भाग हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग दिया था, और 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, 5 बचे, इसमें भाग पूरा नहीं जा रहा, 0 लगा दिया, शेषफल कितना बच गया 0, और जो भी शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाता है। और ये 5 आप साथियों इस मंगलवार में से माइनस कर दीजिएगा, उसने यात्रा कब प्रारंभ की वो आंसर निकल के आ जाएगा। मंगलवार में से 5 हम माइनस करेंगे, क्योंकि इसने कहा 145 दिनों के बाद मंगलवार को यात्रा करके वापस लौटा, तो बताइए मनीष ने किस दिन यात्रा प्रारंभ की थी। मतलब यात्रा प्रारंभ करने की तिथि निकल चुकी है, और निकल चुकी है तो हमने माइनस कर दिया, और ये तारीख नहीं निकलती तो अपन आगे प्लस कर देते। मंगलवार में से 5 अगर हम घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, मंगलवार में से 5 घटा दो या मंगलवार में 2 जोड़ दो, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुवार। ये आपको ध्यान रखना। तो हम कहेंगे मनीष ने यात्रा कब प्रारंभ की थी, गुरुवार के दिन की थी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन वर्णमाला परीक्षण से है, और ये जो क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है शब्द मीनिंगफुल के सभी स्वरों को और उसके बाद व्यंजनों को, ठीक है, वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, और इनमें से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, और फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी, इनमें से आपको देखकर बताना है।
वर्णमाला का एक शब्द दिया जा रहा है आपको मीनिंगफुल, और मीनिंगफुल शब्द के अक्षरों के बारे में कुछ बात बताई गई कि उसके जो स्वर है और उसके जो व्यंजन है, पहले तो उसके स्वरों को लो, उसके बाद व्यंजनों को लो और फिर उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कर दीजिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो हमें शब्द दे रखा है वो शब्द है MEANING, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल वर्ड हमें दिया जा रहा है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, मीनिंगफुल के सभी स्वरों और उसके बाद, तो पहले स्वरों की बात करो, स्वर कौन कौन से हैं मैं हाईलाइट कर देता हूं। स्वर कौन कौन से हैं, ई स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है, यू स्वर है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए इन अक्षरों में से वर्णमाला में सबसे पहले कौन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जमाना होगा। तो हमने देखा सबसे पहले कि वर्णमाला में ई ए आई यू में सबसे पहले ए आता है, तो इसके नीचे लिख देंगे अपन ए के बाद में ई आता है, ई को अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसके बाद में आई आता है, आई को हम ऐसा लिख देंगे, और फिर आता है यू, तो यू को हम ऐसा लिख देंगे। तो चार अक्षर को हमने हाईलाइट किया और चारों अक्षर को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया जैसा इन्होंने पूछा हमसे, ठीक है। आगे क्या करा, उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब व्यंजन कौन कौन से बचे, एम, एन, एन, जी, एफ और एल, इनको हमें वर्णमाला इसी आगे कंटिन्यू वर्णमाला क्रम में जमाना है। तो हम देखेंगे इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, एफ, एफ को इसके नीचे लिख दो। एफ के बाद में इसमें से आएगा जी, जी को लिख दिया। जी के बाद में एल, एल को लिख दिया, और फिर लिख दिया हमने एम, और एम के बाद में लिख दिया एन, और आगे भी लिख दिया एन। चलो ठीक है, अभी तक उन्होंने जो हमें बात की यहां तक का हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा मीनिंगफुल के सभी स्वरों को, पहले स्वरों को हाईलाइट करके वर्णमाला क्रम में जमा दिया, उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, व्यंजनों को क्रमबद्ध कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इनमें से, आगे जो हमें कह रहा है वो कह रहा है इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। चलो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप थी। सेकेंड स्टेप हमें क्या कह रहा है कि इन सभी अक्षरों को वर्णमाला में इनके बाद कौन सा अक्षर आता है उससे प्रतिस्थापित कीजिएगा। तो आइए जानते हैं, ए के बाद जो अक्षर आता है वर्णमाला में वो बी आता है, ई के बाद में अक्षर एफ आता है, आई के बाद में अक्षर जे आता है, यू के बाद में वी आता है, एफ के बाद में जी, जी के बाद में एच, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ, और एन के बाद में ओ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इस प्रकार का आंसर हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। बी एफ जे इसमें नहीं है, बी एफ जे नहीं है, बी एफ जे बिल्कुल हो सकता है। आगे कह रहा वीजीएच, हाँ वीजीएच है, एम एन है, डबल ओ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ध्यान रखें साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये किसी टाइप विशेष से नहीं आया, लेकिन वर्तमान के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले इस 30 दिनों के सेशन में वर्णमाला के जो डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन पर सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एग्जाम में मिलेगा हमें, देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम वर्णमाला का है, और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाता है, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाता है, इस पे गौर करो आप। आगे क्या कहा जा रहा है, तीसरे और चौथे अक्षर को भी आपस में अदल बदल दिया जाता है, पहले और दूसरे को आपस में अदल बदल कर दो, तीसरे चौथे को आपस में अदल बदल कर दो। आगे कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे पांचवे को, छठे सातवें को, आठे नवे को, नवे दस को, 11वें 12वें को, सबको इनको इस प्रकार आपको जमाना है। और जमाने के बाद में क्या कह रहा है, तो बताइए परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। तो आइए जानते हैं, हम इस रिप्रेजेंटेशन शब्द को हम जमाते हैं, है ना, और जमाने के बाद इसको जिस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसका आंसर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ये लिख दिया हमने, चलो ठीक है। अब कह रहा है कि पहला और दूसरा, तो इसका आंसर इस प्रकार लिख देंगे, तीसरा चौथा ऐसे, पांचवा छठा ऐसे, सातवां आठवां ऐसे, नौवां दसवां ऐसे, 11वां 12वां ऐसा, और 13वां 14वां इस प्रकार लिखना है। और लिखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होगा, देखते हैं। देखो ई को हमें इधर लिखना बस, और कुछ नहीं करना है। आर को हमें इधर लिख देना है, आर को हमें इधर, पी को हमें इधर, एस को हमें इधर, ए को हमें इधर लिखना है, एन को इधर लिख देना है, ई को इधर लिख देना है, ए को इधर, टी को उधर ले जाओ, आई को इधर ले आओ, टी को उधर ले जाओ, और एन को इधर ले आओ, और ओ को उधर ले जाओ। ये हमारी नई व्यवस्था आ चुकी है सर।
अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से, दायां छोर है ये वाला जो छोर है ये दायां छोर कहलाता है, और दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आ रहा है, ई। बताइए हमें ऑप्शन में ई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी वर्तमान के एग्जाम में बहुत पूछे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, देखिएगा। हाँ साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये हमें मिला है रैंकिंग टेक्स्ट से, बोले तो क्रम परीक्षण से। और क्वेश्चन क्या कहा जा रहा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। बताइए सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया। साथियों ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एक साथ पढ़ने की मिस्टेक ना करें, हमें एक एक लाइन का हिसाब करते हुए चलना है। सबसे पहली लाइन देखिएगा, इसने कहा प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यहीं से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, बताइए प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए तो प्रीति की रैंक ऊपर लगी होगी, और ऊपर लगी होगी तो अपन प्रीति को ऊपर लिख देंगे। किससे अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल से, और राहुल को अपन नीचे लिखेंगे। लेकिन जब नीचे किसी व्यक्ति को लिखते हो तो थोड़ा बीच में गैप छोड़ना, ताकि आगे आने वाली लाइन में यहाँ कोई व्यक्ति आकर नहीं बैठ जाए, है ना। इसलिए प्रीति को ऊपर बैठा, तो हाँ ये फिक्स हो गया कि प्रीति से, है ना, मतलब राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए प्रीति ने, ये क्लियर हो गया, ठीक है। यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किया। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को हमें तब कंटिन्यू करना जब यमुना और दिव्या दोनों में से कोई एक हमें यहां दिखाई दे। अब न तो यहां यमुना है और न यहां पर दिव्या है, लेकिन एक बात हमें पता चल चुकी है कि यमुना और दिव्या के जो अंक आए हैं वो बिल्कुल बराबर आए हैं। इसका मतलब यमुना बराबर दिव्या, ये आपको ध्यान, इन दोनों की जो रैंक है वो बराबर है। इनको बाद में ले लेंगे अपन, ठीक है। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। अब देखो मैंने क्या कहा, जब कोई शब्द या कोई नाम यहां आए तो ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। अब इसने कहा लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, अब न तो यहाँ लोकिता है और न यहाँ मंजू है, तो इसकी लाइन को हमें थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहा राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, और राहुल बताओ यहां पर है क्या, बिल्कुल है। अब यमुना से अधिक है तो फिक्स बात है यमुना की रैंक तो नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो ये भी फिक्स है कि यमुना के बराबर तो किसके नंबर आए थे, दिव्या के आए थे। चलो ठीक है, इसको हमने कंटिन्यू कर दिया। अब इस लाइन का कोई अर्थ नहीं रहा, इसको पढ़ने इस हमारे डायग्राम में ऐड कर दिया, ठीक है। आगे कह रहा है मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। अब मंजू और दिव्या दोनों में से एक को देख लो। अब यहां मंजू तो नहीं है लेकिन दिव्या है, और ये कह रहा है मंजू ने दिव्या से भी कम अंक प्राप्त किया तो मंजू नीचे आ जाएगी, दिव्या से कम अंक प्राप्त किए तो मंजू नीचे आ जाएगी। अब देखो एक लाइन हमने छोड़ी थी, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। अब लोकिता और मंजू में से कोई एक यहां आ जाना चाहिए। हमने देखा इसमें लोकिता कहीं भी नहीं, लेकिन मंजू यहां पे है, तो इसने क्या कहा, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो लोकिता मंजू से भी नीचे आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखते हैं। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया, लिख लिया। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किया, लिख लिया। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए। अब आपको पता 5-6 व्यक्तियों का यहां जिक्र किया जा रहा, सारे व्यक्तियों को हमने जमा दिया, और सबसे कम ये सबसे ज्यादा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये, और सबसे कम जो नंबर आए हैं वो किसके आए, लोकिता के, जो कि ऑप्शन ए के अंतर्गत हमें दे रखी है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा आता देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन रहा है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, चाहे रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हो, इन किसी भी क्वेश्चन को एक साथ पढ़ने की गलती ना करें। एक एक लाइन पढ़ो, उनका डायग्राम बनाओ, और उसके बाद उसी डायग्राम के अंतर्गत आपको आगे कंटिन्यू करते हुए चलना है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमें जो ऊपर वाली लाइन दे रखी है इसका हम हिसाब करते हैं। इसने कहा 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें 5 व्यक्ति के लिए एक वृत्ताकार घेरा बनाना पड़ेगा। 5 व्यक्तियों के लिए हमें एक वृत्ताकार घेरा बनाना पड़ेगा, और घेरा हमने बनाया तो इस प्रकार ये घेरा बना दिया, ये घेरा बना दिया। अब इन 5 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत हमें बिठाना है, और 5 व्यक्तियों किस प्रकार, केंद्र की ओर उनका मुख है तो सबका मुख हम केंद्र की ओर करा देंगे, और केंद्र की ओर करा देंगे तो 5 व्यक्ति को आप इस प्रकार बिठा देंगे, 1 2 ये 3 ये 4,
4 व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया, एक व्यक्ति को कहीं भी आप बिठा सकते हो, यहाँ बिठा दो, इधर बिठा दो, इधर बिठा दो, कहीं बिठा दो, ठीक है। ये 5 व्यक्ति हमने बिठा दिए, केंद्र के और मुख है इनके सबके, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुकुंद राजेश की बाईं ओर। ध्यान रखना साहब, सीटिंग अरेंजमेंट का एक फंडा होता है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हमें तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक किसी लाइन में या तो दायां शब्द या बायां शब्द हमें दिखाई नहीं दे। अब जैसे हमें दाएं और बाईं शब्द दिखाई देते तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब इसने कहा कि मुकुंद राजेश की बाईं ओर है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर। हमेशा ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के साथ में के लगा हुआ होता है उस व्यक्ति को हमेशा नीचे की तरफ बिठाना है। और किसके साथ में के लगा हुआ, राजेश, तो आप यहां बिठा दीजिएगा राजेश को। चलो ठीक है। अब कहा इसने कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर। अब राजेश का दायां इधर है तो बायां इधर है, और ये कह रहा मुकुंद राजेश के बाईं ओर, तो यहां बैठ जाएगा कौन, मुकुंद। चलो ये मुकुंद को हमने बिठा दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, विजय अनिल के दाईं ओर। विजय अनिल के दाईं ओर है, लेकिन 3 स्थान है, कहां अनिल बेटा कहां विजय बेटा हमें पता नहीं है, इसलिए इस लाइन को छोड़ दो। आगे क्या कह रहा है, अनिल और नागेश के बीच में। हाँ, इस विजय की 2 कंडीशन दी जा रही है। एक तो वह अनिल के दाईं ओर बेटा है, और दूसरी बात है कि अनिल और नागेश के बीच में बेटा है। लेकिन आप एक चीज तो मानते होंगे, यहाँ पे 3 खाली स्थान है हमारे पास में, और हमें ये कहा जा रहा है विजय जो है वो अनिल और नागेश के बीच में है। तो ये चीज तो आप मानते होंगे कि विजय का स्थान तो यही होगा, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच में है, और दोनों व्यक्तियों की शर्त भी दे रखी है, एक तो अनिल है और एक नागेश है, जो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। तो फिक्स बात है, अनिल और नागेश इन दोनों स्थानों पे कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। अब वो कहां आएंगे उसके लिए अपनी ये स्थिति क्लियर हो जाएगी, ये लाइन क्लियर कर देगी। विजय अनिल के दाईं ओर है, विजय जो है अनिल के दाईं ओर। मैं अनिल को कहां बिठाऊं, जहां विजय उसके दाईं ओर आ जाए। मैं अगर अनिल को यहां बिठाऊं तो ये तो अनिल के बाईं तरफ हो गया, लेकिन ये तो कह रहा है कि अनिल के दाईं तरफ है, तो अनिल को यहां बिठा दीजिएगा। और वास्तव में अनिल का दायां इधर होगा तो विजय यहाँ पे आ गया, और अपने आप यहाँ पे कौन आ जाएगा, नागेश आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, बताइए नागेश के दाईं ओर कौन है। नागेश यहां पर है और नागेश का दायां इस तरफ, और नागेश के दाईं ओर कौन है, मुकुंद। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुकुंद हो जाएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था साहब। अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। हाँ, ये क्वेश्चन आया आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ये क्वेश्चन किस प्रकार का, तो आइए जानते हैं। ये कहता है यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख कहा जाए, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए, और तपिश को ठंडक कहा जाए, तो बताइए प्यासे को किस चीज की जरूरत होगी। हम जानते हैं प्यासे को किस बात की जरूरत होती है, प्यासे को जरूरत होती है पानी की। प्यासे को किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। अब तो पानी कहीं भी है क्या, तो पानी हमने देखा ये रहा है ना। आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, प्यासे को जरूरत है पानी को, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं, पानी को इसने कोड कर दिया किसके रूप में, हवा के रूप में, और हवा के रूप में कोड किया तो हमें ऑप्शन सी के अंतर्गत हवा मिल रही है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत, निम्नलिखित शब्दों में से असंगत या बेमेल का चयन कीजिए। असंगत, बेमेल, पृथक, भिन्न, इनका चयन हमें करने के लिए बोला जाता है। साथियों ये चैप्टर जो है वर्गीकरण होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या इस चैप्टर का नाम होता है विजातीय छांटना, है ना। इनमें से हमें 4 शब्द दिए जाते हैं, उन 4 शब्द में कोई एक शब्द ऐसा होता है जो उन चारों में से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जो डिफरेंट होता है उसी को हमें चुनना होता है। आइए जानते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से असंगत या बेमेल का चयन करना। एक है अनार, दूसरा है काजू, तीसरा है बादाम, और चौथा है अखरोट। और इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं ये किस कैटेगरी के शब्द हैं। तो हमें पता है कि अनार एक फल है, और कैसा फल है, तो ये एक रसदार फल है। बोलो कैसा फल है, रसदार फल है। चलो ठीक है। काजू एक फल है, बिल्कुल फल है, लेकिन एक कैसा फल है, एक सूखा फल है। इसको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई का मतलब सूखा और फ्रूट का मतलब फल, तो ये सूखा फल है। आगे कहा बादाम, हाँ बादाम भी एक सूखा फल है, ये भी ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आता है। और इसके बाद में हमने कहा अखरोट, अखरोट भी एक सूखा फल होता है।
अब अपने आप समझ गए होंगे इन चारों शब्दों में से कोई डिफरेंट अगर कोई है तो कौन सा है। ये सूखा फल, ये भी सूखा फल, ये भी सूखा फल, और ये सूखा फल की कैटेगरी में नहीं आता, ये रसदार फल होता है। इसलिए इन चारों के अंतर्गत सबसे डिफरेंस कोई शब्द होगा तो कौन सा होगा, अनार होगा। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। कौन कर रहा था, संतोष, ठीक है। वहां वह एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। तो बताइए डिब्बे में कुल कितने लोग थे। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संतोष गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, और वहां उसकी मुलाकात होती है एक पुरुष से। किससे मुलाकात हुई, एक पुरुष से हुई है। चलो ठीक है, पुरुष कितने हैं, एक है। इसके बाद में कहा जा रहा है 5 महिलाओं से, महिला कितनी है, 5 है। चलो ठीक है, 5 महिलाएं हो गई। फिर कह रहा है हर महिला की बाहों में एक बच्चा है। बताओ महिला कितनी है, 5, तो बच्चे भी कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सबके पास में एक एक है तो बच्चे कितने हो गए, 5। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए डिब्बे में कुल कितने लोग थे। हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है 5 5 10 और 1 11, जो कि एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जो व्यक्ति था उसको ही हम भूल जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें हमें संतोष को भी काउंट करना है, और हम जल्दीबाजी करके इसका आंसर 11 देख के आया था, जबकि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 12, जो कि हमें ऑप्शन डी के अंतर्गत मिल रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज की सेशन का अंतिम सवाल आपके सामने है, और वो सवाल है सीरीज टेस्ट से। सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना। साथियों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है सीरीज टेस्ट का अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अक्षर श्रृंखला में 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है जहां डायरेक्ट लिख दिया जाता है ए बी डी जी के, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पर आपको 2-2 पेयर में दिए जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार का सी ओ, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो लेटर सीरीज के 3 कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं, उनमें से ही एक सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन हमें इस स्लाइड पे मिला है। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत का काम नहीं है ना। वर्तमान में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आ रहा है, आपको पहले अक्षर को लेना है और यही हमें आंसर दे जाएंगे। ध्यान रखना, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस, एस के बाद में टी, और टी के बाद में देखा तो हम जानते हैं क्या आता है, यू। आप उस ऑप्शन को देखो जहां प्रारंभ में यू मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इन दोनों में नहीं है। तो 4 में से 2 ऑप्शन तो हटा दिए, अब 2 और बचे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो आप कि जेड से पहले वाई आता है, वाई से जस्ट पहले एक्स आता है, एक्स से जस्ट पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है, और वी से पहले क्या आता है, यू। तो दूसरा यू आना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें है क्या, नहीं, तो अपने आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के सेशन का हम यही, तो साथियों आज का सेशन समाप्त होता है यहीं। आप कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसे लगा, ताकि हमें ऊर्जा मिले और आने वाला जो हमारा सेशन हो इससे भी दमदार हो। धन्यवाद।